नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअली रिच ग्लोबल गवर्नेंस टॉपिक को डिटेल में समझने जा रहे हैं। मलेशिया का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की तरह बड़ा काम, जहां प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने अपनी ही पावर पर सेल्फ इम्पोज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स प्रपोज किए हैं। यह टॉपिक सिर्फ मलेशिया तक लिमिटेड नहीं है। यह डायरेक्टली कनेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी से, एंटी करप्शन फ्रेमवर्क से, रूल ऑफ लॉ से और सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर। इसलिए इस टॉपिक का रेलेवेंस यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईआर ऑप्शनल, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स सब जगह बनता है। तो फ्रेंड्स, डिटेल में इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस रिफॉर्म के सेंटर पिलर की। 5 जनवरी 2026 को मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर श्री अनवर इब्राहिम ने अपने न्यू ईयर एड्रेस में दौरान एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की। उन्होंने डिक्लेयर किया कि मलेशिया गवर्नमेंट एक बिल लाने जा रही है जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए मैक्सिमम 10 ईयर्स का कैप इम्पोज करेगा, यानी सिर्फ 2 फुल 5 ईयर टर्म अलाउड होंगी। इसका मतलब सिंपल शब्दों में, अगर कोई पीएम 10 साल कंप्लीट कर लेता है तो चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, पॉपुलर हो या मेजोरिटी सपोर्ट करता हो, उनको स्टेप डाउन करना ही पड़ेगा। ये प्रपोजल कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं है। ये डायरेक्टली पख्तपन हरप्पन कोalition के 2022 इलेक्शन मैनिफेस्टो का प्रॉमिस रिफॉर्म था, जिसे अब फॉर्मली परस्यू किया जा रहा है। इस रिफॉर्म का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है लीडरशिप रिन्यूएबल, पावर का कॉन्सेंट्रेशन अवॉइड करना और डेमोक्रेसी को इंडिविजुअल से ज्यादा इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंट बनाना, यानी फोकस लीडर्स पर नहीं सिस्टम पर होना चाहिए। अब यह समझना जरूरी है कि मलेशिया में अब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल टर्म लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी पीएम के लिए। टेक्निकली एक प्राइम मिनिस्टर चाहे 5 साल, 10 साल या 20 साल से भी अधिक पावर में रहना चाहे तो रह सकता है, अगर पार्लियामेंट्री सपोर्ट है। उसे कोई भी पीएम बनने से नहीं रोक सकता। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है महातिर मोहम्मद। महातिर मोहम्मद 1981 से 2003 तक लगभग 22 साल कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 2018 में रिटायरमेंट के बाद वापस पीएम बन गए, यानी एक ही इंडिविजुअल ने डेकेड्स तक एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज की। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का एक्सेसिव कंसंट्रेशन हुआ, वीक इंस्टीट्यूशनल चेक्स हुए, जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एलिगेशन लगा, साथ में करप्शन स्कैंडल्स का इकोसिस्टम डेवलप हुआ। ऐसा करंट पीएम का कहना है। इसलिए मलेशिया का एक्सपीरियंस एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अनलिमिटेड टेन्योर होने से इंस्टीट्यूशन वीक होने लगते हैं। अनवर इब्राहिम इसी हिस्टोरिक लेसन को रिवर्स करना चाह रहे हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी समझनी होगी। यह टर्म लिमिट प्रपोजल ये टर्म लिमिट प्रपोजल सिंपल लॉ से नहीं हो सकता। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसका मतलब पार्लियामेंट में उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ऑपोजिशन का सपोर्ट के बिना यह बिल पास नहीं हो सकता। मलेशियन गवर्नमेंट ने यह इंडिकेट किया है कि यह बिल जनवरी 19 2026 के बाद टेबलिंग के लिए रेडी होगा, जब पार्लियामेंट रिकन्वीन होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं की गई है। इस स्टेज पर एक पॉलिटिकल चैलेंज एमर्ज हो सकता है। क्या ऑपोजिशन अपनी फ्यूचर एम्बिशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सपोर्ट करेगी? क्या रूलिंग कोalition खुद इंटरनली यूनानिमस रहेगी? क्योंकि दोनों साइड से हो सकता है कुछ लोग इसका सपोर्ट करें और कुछ लोग इसका विरोध भी करें। आखिर कुछ लोग चाहते होंगे कि पीएम सिर्फ 10 साल तक ही रहनी चाहिए, और कुछ लोग हो सकता है सोचते होंगे कि अगर वो पीएम बने तो वो उनको लंबी रूलिंग चाहिए होगी। इसलिए यह रिफॉर्म सिर्फ इंटेंशन का टेस्ट नहीं है, यह पॉलिटिकल मैच्योरिटी और डेमोक्रेटिक कमिटमेंट का भी टेस्ट है। बहुत लोग गलती से यह सोचते होंगे कि सिर्फ पीएम टर्म लिमिटेड तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में
अनवर गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस रिफॉर्म एजेंडा अनाउंस किया है। मलेशिया में अब तक अटॉर्नी जनरल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों रोल्स एक ही ऑफिस के पास थे। प्रॉब्लम क्या थी? ऑडिटर जनरल को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है और वही ऑडिटर जनरल पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस डिसाइड करता है। इससे सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की डाउट्स और जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन उठता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि जिस ऑडिटर जनरल को पीएम ने अपॉइंट किया है वो उनके खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ या उनकी सरकार के किसी भी मंत्री या आदमी के खिलाफ नहीं जाएंगे। अनवर का जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि एजी का एडवाइजरी रोल अलग हो और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस इंडिपेंडेंट हो, यानी लीगल एडवाइस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के बीच क्लियर फायरवॉल हो, जो कि बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। यह रिफॉर्म रूल ऑफ लॉ के लिए फाउंडेशन माना जा रहा है। नेक्स्ट रिफॉर्म है ऑम्बुड्समैन लॉ। इसका प्रपोज है मैलाडिस्मेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट सुनना, ब्यूरोक्रेटिक अब्यूज को चेक करना और सिटीजन्स को एक इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस रिलीजन मैकेनिज्म देना। मलेशिया के कॉन्टेक्स्ट में यह पब्लिक ट्रस्ट रिबिल्ड करेगा और करप्शन और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस में ध्यान देगा। अनवर इब्राहिम 2022 में पावर में आए थे, एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मैंडेट के साथ। उनका पॉलिटिकल नैरेटिव क्लियर था, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन इंडिविजुअल्स। इस रिफॉर्म को उसका टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली फॉर्मर पीएम नजीब रजाक को आईएमडीबी करप्शन केस में एडिशनल सेंटेंस मिली है। यह केस मलेशिया के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल माना जाता है। इस कन्विक्शन ने पब्लिक एंगर को रिवाइव किया है और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। अनवर गवर्नमेंट इस पब्लिक मूड को इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती है। अब यहाँ एक रियलिस्टिक असेसमेंट जरूरी है। अब यहाँ एक रियलिस्टिक असेसमेंट जरूरी है। हर रिफॉर्म के सामने चैलेंजेस होते हैं। ब्यूरोक्रेसी पावर लूज नहीं करना चाहती। पॉलिटिकल एलाइट्स टर्म लिमिट्स को फ्यूचर एम्बिशन के लिए थ्रेट समझते हैं और स्टेटस को बेनिफिशियरी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑपोजिशन का डिलेमा यह है, रिफॉर्म को सपोर्ट करें तो उनका फ्यूचर रिस्ट्रिक्ट होता है और अपोज करें तो पब्लिक बैकलैश फेस करेंगे। इस रिफॉर्म के स्टेक होल्डर्स हैं सिटीजन्स, सिविल गवर्नमेंट्स, जुडिशरी, इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी रहेगी तो वह इंडिविजुअल लीडर से बड़ा होगा और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स नॉट ऑन लॉज अलोन बट ऑन एनफोर्समेंट। अगर टर्म लिमिट लॉ पास हो जाए पर लूप होल्स रह जाएं या इमरजेंसी प्रोविजन में मिसयूज हो जाए तो रिफॉर्म सिंबॉलिक बनकर रह जाता है। इसलिए मलेशिया के केस में रियल टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का होगा, जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस का होगा। अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यह टॉपिक आज पढ़ना क्यों जरूरी है। कुछ कारणों से एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, रियल एग्जीक्यूटिव सेलिब्रेशन। साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन में लीडर्स अक्सर पावर एक्सटेंड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस से टेन्योर बढ़ाते हैं। मलेशिया का केस रिवर्स एग्जाम्पल है। दूसरा रीजन, कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन। यह एग्जाम्पल दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ पावर लेने का टूल नहीं, पावर लिमिट करने का इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, एंटी गवर्नेंस मॉडल। इंस्टीट्यूशन बेस्ड अकाउंटेबिलिटी पर्सन बेस्ड मोरालिटी से ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। चौथा पॉइंट, कंपेरेटिव लर्निंग फॉर इंडिया। इंडिया के लिए भी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, प्रोसिक्यूशनल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी लॉस रिलेवेंट लर्निंग पॉइंट्स हैं। फाइनली कहे तो फ्रेंड्स, मलेशिया के रिफॉर्म मलेशिया के रिफॉर्म एजेंडा यह मैसेज देता है कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज आर बिल्ड बाय strong leaders with strong commitment and limiting themselves to a certain term। अगर ये रिफॉर्म्स सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होते हैं तो मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का डेमोक्रेटिक बेंचमार्क बन सकता है और एक
ग्लोबल एग्जाम्पल सेट करेगा कि पावर का ट्रू टेस्ट उसको छोड़ने की कैपेसिटी होती है। फ्रेंड्स, यह सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।